आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा द सेल इंटीरियर। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन देख लिया, और प्लांट सेल के केस में सेल वॉल आउटर मोस्ट। अब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर के मैकेनिज्म में कैसे वो काम करता है। तो क्लास 7 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इंट्रोडक्टरी पार्ट कि यहाँ पर कि एक सेल में उसकी लिमिटिंग लेयर होती है, सो मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग लेयर। और उसके बाद सेल के अंदर पहुंचेंगे तो एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, यानी कि साइटोप्लाज्मा। एंड सबसे अंदर सेंटर में कंट्रोलिंग यूनिट न्यूक्लियस। तो यहाँ डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो कि द न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। तो ये जो बी फिगर है ये प्लांट सेल का है सेल, और ये एनिमल का सेल है, और न्यूक्लियस इंटैक्ट है। तो ये तीन पार्ट है। और ऑर्गेनेलीज में जो हमें देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊं तो यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स में है, यानी कि ये दोनों फिगर यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, और जो कि लेफ्ट साइड में है प्रोकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप का सेल है, जो कि बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल है, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए एक साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। जबकि एक यूकैरियोटिक सेल की पहचान होती है कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए लोकेटेड है, और उसके पास छोटे छोटे हेल्पर ऑर्गेनेलीज हैं जो उसके डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। तो इन तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी है। और किन चीजों में आप देखोगे कि राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो इस प्लांट सेल में राइबोसोम है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब है राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, बट प्रेजेंट दोनों में है। और दोनों में आपको राइबोसोम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। तो यहाँ से हमारा स्टडी प्रोसीड करते हैं। एक सेकेंड, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बैक्टीरियल सेल lacks well defined nucleus, membrane bound organelles। तो यानी उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ही नहीं, और अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट है तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। यानी राइबोसोम है तो उसका मतलब उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ऑर्गेनेली है। तो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक कैरियन वर्ड से आया, मतलब न्यूक्लियस, एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस एक बाउंड्री लाइन से डिफाइन नहीं है, और डीएनए इट इज प्रेजेंट नेकेड इन द साइटोसोल। इसीलिए उस रीजन को हम न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस टर्म है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो टर्म है वो है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड है कि एक टेंटेटिव रीजन एरिया जहां पर डीएनए मोस्ट ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक कायदे का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो एक वेल डिफाइंड उसकी बाउंड्री लिमिट है जिसके अंदर वो लोकेटेड है। ऐसा शोकेस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में साथ में कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो। वहीं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स के हेल्पर्स ऑर्गेनेलीज हैं। आगे बढ़ते हैं। In prokaryotic cell, most of the cellular activity takes place directly in the cytoplasma। तो वही डीएनए है, वहीं पे राइबोसोम्स भी है, तो साइटोप्लाज्म में ही जो कुछ भी सेलुलर एक्टिविटी होगी वो वहीं होती है। जबकि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक टाइप के सेल हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं,
अभी बात की, इनको यूकेरियोटिक सेल कहा जाता है। यू मीन्स ट्रू, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस है, जबकि प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया है बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में, जबकि सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में और एनिमल्स प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। साइटोप्लाज्मा तीनों में प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन बोल रहा है, तो वो इन दोनों में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरियल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, यानी कि डीएनए इज डायरेक्टली लॉज्ड इन साइटोप्लाज्मा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड अभी बताया है। जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड, ऑफ कोर्स सब क्लियर है, बैक्टीरियल सेल में है और यहाँ दोनों जगह नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ये बैक्टीरियल सेल में नहीं है, जबकि इन दोनों में प्रेजेंट है। तो ये एक कंपैरेटिव व्यू हो गया, आपको आइडिया हो गया कि इन सभी में कैसे प्रेजेंट है। कंपैरिजन दिया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। तो जैसा कि ऊपर हमने समराइज वे में समझा था, अभी बात करते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट है, एडवांस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। डायमीटर की बात करें तो रेंज दे रखी प्रोकैरियोटिक सेल का डायमेंशन 1 से 10 माइक्रोन मीटर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल 10 से 100 माइक्रोन मीटर की इसकी साइज है। तो टिपिकली यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने पिछले चार्ट में भी देख रहे थे कि यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो ज्यादातर यूनिसेलुलर हैं, और यूकैरियोटिक सेल में हमारे दोनों यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी आते हैं और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, और मल्टीसेलुलर में तो सारी मेजॉरिटी है ही। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। और ये इसी का ही दूसरे फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है कि अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट है, और अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट है यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि वहां तो एडवांस टाइप का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कंपेरेटिव है दोनों के बीच में, जो आपको कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में मदद करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। रेडी टू गो बियॉन्ड में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है कि एक यूकैरियोटिक सेल में a network of fine fibers forms the cytoskeleton, which provides structural support, maintains cell shape and enables cell movement and internal transport. यानी कि there is fine fibers form the cytoskeleton, यानी कि सेल के अंदर एक नेटवर्क जो उसको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, वो ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एंड इट इज विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज सेपरेट एंटिटी। Cytoplasma may also store starch in plant cell and crystals of calcium oxalate or silica in some plant cells. These are known as cell inclusion. ये एक additional information जो आपको दे रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं सबसे important part कि why do eukaryotic cells need organelles? These organelles यानी जो different cell organelles की बात की, वो क्यों चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं इन ऑर्गेनेलीज की जो आपके स्क्रीन के सामने है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ईआर, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, इन सब की जरूरत क्यों है एक यूकैरियोटिक सेल के लिए। अब समझना है कि एक यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जरूरत क्यों है। इसका जो आंसर है सीधा सा, उसको हम अपने एंगल से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, प्रोसेसेस चलते हैं, और उनको कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं।
तो वैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में भी डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए ये अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज हैं और हर एक को एक जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिला के हर सेल ऑर्गेनली जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो वो सेल के अंदर सारे लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है, जिसकी वजह से वो सेल लाइफ कंडीशन में अपने आप को मेंटेन कर सकता है और कर पाता है। यानी cell organelles help in building new materials, removing waste, providing energy to the cell. And all the cell organelles work together to perform all the functions of the cell. In other words, what we can say that a cell is like a tiny living factory with each of its part doing a specific job. हर पार्ट को एक जॉब असाइन है और उस जॉब को अगर वो सही से असाइन काम को नहीं करेगा तो उस सेल के लिविंग कंडीशन में अपने आप को मेंटेन करने में फिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड्स दीज सेल ऑर्गेनेल्स। अब हमें ये समझना है तो सबसे पहले कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हम पीछे देख चुके हैं, और एक यूकैरियोटिक सेल को अपने सारी लाइफ प्रोसेसेस को प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प करते हैं। जहां ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जो भी अलग अलग टास्क इनको कंप्लीट करने के लिए मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई नया मटेरियल बिल्ड करना है, सेल के अंदर से वेस्ट का रिमूवल करना है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, तो अलग अलग ऑर्गेनली अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पर मिलकर। सो इसको इमेजिन किया जा सकता है कि एक सेल वर्क करता है एज अ टाइनी फैक्ट्री, लिविंग फैक्ट्री विद ईच ऑफ इट्स पार्ट्स डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। यानी कि हर एक ऑर्गेनली एक स्पेसिफिक जॉब के साथ उसको कंप्लीट कर रहा है टास्क। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर ऑर्गेनली, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज न्यूक्लियस, which is also here called as house of coded instructions। यानी सारे काम जो भी सेल के अंदर होने हैं वो इस न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रण में नियंत्रित किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना, ये फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। द डबल मेम्ब्रेन हैज वन आउटर एंड वन इनर लेयर, एंड आप देख सकते हो छोटे टाइनी टाइनी इसमें पोर्स भी हैं। तो ये जो पोर्स है वी कॉल देम एज न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर पोर एक गेटवे बनता है, एक विंडो का काम करता है जो न्यूक्लियस के एंटीरियर और इसके एक्सटीरियर के बीच में पैसेज का काम करता है। तो जो भी मैसेजिंग, कोई भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाना है वो इसी गेटवे का इस्तेमाल करता है। तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल between the nucleus and the cytoplasma occurs through this. Nucleolus is a dense round body. So here it is nucleolus. Nucleolus कौन सा? ये dense body, ये round body in the nucleus, and the function given to it is to synthesize ribosomal subunit. तो राइबोसोमल सब यूनिट का मतलब है कि राइबोसोम्स में दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल। जब ये दोनों ही सब यूनिट बाइंड करेंगी तभी कंप्लीट राइबोसोम तैयार होता है और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो इसके जो सब यूनिट्स का फॉर्मेशन है ना वो न्यूक्लियोलस की मदद से होगा, एंड दीज सब यूनिट्स विल देन एग्जिट आउट थ्रू दीज गेटवेज। न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे और वहां पर दोनों असेंबल होकर फिर प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम्स वर्क एज अ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी और अ फैक्ट्री। न्यूक्लियस के और फंक्शंस भी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और ये जेनेटिक मटेरियल, इसको हम डीएनए कहते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए।
तो इसका केमिकल नेचर ये डीएनए है, लेकिन ये डीएनए जब सेल को काम करना होता है तो ये थ्रेड फॉर्म में रहता है, लॉन्ग थ्रेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल, थ्रेड फॉर्म में। और जब इस सेल को डिवाइड करना होता है, यानी कि एक सेल से दो नए डॉटर सेल्स जब बनाने हैं, तो ये जो डीएनए है ये अपने आप को पैक्ड करेगा, और ये पैक्ड फॉर्म को हम कहेंगे क्रोमोसोम। बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कि आप स्कूल की ड्रेस जब सुबह पहनते हो स्कूल के लिए, तो जब आप उसको पहन रहे हो तो यानी उस ड्रेस को आप यूज कर रहे हो, तो वो ड्रेस आपके ओपन फॉर्म में है, शर्ट है, जो भी है। लेकिन जब उस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जैसे अभी वेकेशंस चल रहे हैं, तो वेकेशंस में आप उसको पैक करके रखते हो, तो जब वो पैक्ड फॉर्म है यानी वो यूज में नहीं आ रहा है, तो वो पैक्ड फॉर्म हो गया। और जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो अनपैक्ड हो गया। तो वैसे ही जो डीएनए है, जब वो अनपैक्ड फॉर्म में रहता है, जब उसे काम करना होता है तो वो थ्रेड फॉर्म में होता है, वी कॉल क्रोमेटिन थ्रेड। लेकिन जब उसको काम नहीं करना है तो वो पैक्ड फॉर्म में रहता है, एंड दैट पैक्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो केमिकली दोनों चीजें सेम है, सिर्फ एक पैक्ड फॉर्म में और एक अनपैक्ड फॉर्म है। तो यूनिफॉर्म आप पहन रहे हो या तय करके रखे हो, तो है तो वो यूनिफॉर्म ही, लेकिन उसका काम किस वक्त क्या चल रहा है वो फर्क फर्क है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में फॉर्म में आएगा, रॉड शेप में, जब उसको डिवाइड करना है। और यही क्रोमोसोम आपका सारी इंफॉर्मेशन बियर करता है, सारा इंफॉर्मेशन, यानी आपके बारे में सारा डिटेल। तो जो ये सीक्वेंस होता है इंफॉर्मेशन का, उसको हम कहते हैं जीन्स। तो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस of info, I'm writing info, sequence of information which is present on the DNA is called as genes. तो हमारे सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है। नाउ डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। और जब डीएनए और प्रोटीन मिलकर पैक्ड फॉर्म में कम जाते हैं, यानी दिस क्रोमोसोम when it undergoes packaging, it will have two parts पैक्ड फॉर्म में, एक तो डीएनए और दूसरा है प्रोटीन पार्ट। सो डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन, तो ये दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं। Now chromatin material is visible as an entangled mass of thread-like structure, and when the cell has to divide, the chromatin material will get organized into chromosome that we just discussed about. अब यहाँ पे थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में देख लेते हैं। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जिसका काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करना, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये जो आरबीसी, मेच्योर आरबीसी ह्यूमन सेल में प्रेजेंट, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज ए न्यूक्लिएटेड। और ए न्यूक्लिएटेड होने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत अच्छे से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी में सप्लाई करता है। अब क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो अपना ये रिपेयर और डिवाइड खुद नहीं कर सकता है, और एक टाइम स्पैन के बाद ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो आरबीसी हैं, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 120 days they get destroyed in spleen. Spleen is a organ in our body, वहां ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जैसा कि बता चुके हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री, ये वो है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज,
These are the tiny structure that we talk about earlier also. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं और ये वो साइट है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाली मशीनरी है, फैक्ट्री का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और ये एक लार्ज ऑर्गेनेली है जो पूरे सेल के अंदर स्प्रेड है लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्मा। ये एक कनेक्टिविटी बिठाता है, यानी कि इट प्लेज अ की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब कैटेगराइज करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये रफ अपीयरेंस सैंड पेपर के जैसे ऊपर होता है ग्रेन्यूल्स, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स की लोकेशन जो हो जाती है तो इसको एक रफ अपीयरेंस देता है। इसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसका फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और प्रोटीन्स का सिक्रीशन। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कि कोई राइबोसोम्स का लोकेशन नहीं होगा और ये अपीयरेंस में स्मूथ नजर आ रहा है। तो इट डज नॉट हैव अ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, देयरफॉर इट लुक्स स्मूथ। नाउ इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द फैट एंड हार्मोन। तो यहाँ मतलब है आर का प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में इन्वॉल्व है और यहाँ ये फैट और स्टोरेज ऑफ फैट दोनों में इन्वॉल्व है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेल ऑर्गेनेली पर, जो कि है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। इसका काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पोस्ट ऑफिस का काम होता है, यानी कि पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन साइंटिस्ट की, कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया, मतलब आइडेंटिफाई किया। और इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स तरीके से प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल्स में। और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये सेल का पोस्ट ऑफिस है। तो ये कोई भी मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस से मूव कर रहा है, दो मेम्ब्रेन सिस्टम में तीन लोग पार्टिसिपेट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस, फिर ईआर और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो भी मॉलिक्यूल है जिसको डिस्पैच करना है तो उसको मॉडिफाई करना है, उसको सेग्रीगेट करना है, फिर उसको पैकेज करना है, उस पर टैग लगाना कि उसको कहाँ जाना है ट्रांसपोर्ट में, उस हिसाब से उसकी सॉर्टिंग आउट होती है इस सेंटर पे जिसको हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। लाइसोसोम्स, यानी जितने कार्यक्रम चल रहे हैं सेल में, तो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस तो बन ही रहे हैं, साथ में वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, क्लीन अप करना, या वर्न आउट जो ऑर्गेनेलीज हैं जो ऑलमोस्ट डेड एंड पे हैं, तो उनको भी सेल्स से रिमूव करने की जिम्मेदारी इस सेल ऑर्गेनेली को दी गई है और इसीलिए इसको कई बार सुसाइडल बैग भी कहा गया है सेल के अंदर। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम और इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स। और इस एंजाइम का काम होता है कि ये अनवांटेड वर्न आउट पार्ट को डिसॉल्व कर देता है। तो इस एंजाइम का काम है कि इट कैन डिसॉल्व एनी डेब्रीज दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम द cell. As a result, it keeps the cell clean and healthy. और जो भी substance products formed हुए हैं after the breakdown, they are released in the cytoplasm, where they may be reused in other cellular processes. So ये हो गया हमारे बेसिक कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया की, और उसको लेने से पहले एक छोटा सा थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी की बात कर लेते हैं। Human sperm cells contain lysosomal enzymes, which is present in the head region of the sperm. Now, sperm is a male gamete, which meets an egg, leading to the formation of zygote. तो इस fusion process में the sperm contains enzyme which is present in the head region of its
तो दिस वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन चैप्टर 11। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज master in energy manufacturing. So it is nicknamed as the powerhouse of the cell. So पावर हाउस ऑफ द सेल की जिम्मेदारी इस सेल ऑर्गेनेली को दी है, जो कुक्यूम्बर शेप में लग रहा है और ये सेक्शनल व्यू है। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, देन फॉलोड बाय इनर, ये जो पिंक कलर से मेम्ब्रेन दिया है ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में, आउटर एंड इनर के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। एंड आप देख सकते हो कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर की ओर इन फोल्डिंग्स लिए हुए है। सो जो पिंक कलर की शो की है इस डायग्राम में, दिस इज इन फोल्डिंग, अंदर की ओर। तो जो इन फोल्डिंग है उसको कहते हैं क्रिस्टी। सो सिंगुलर इज क्रिस्टा, प्लूरल इज क्रिस्टी। तो ये सारी क्रिस्टी है। और आप साथ में देख पा रहे हो राइबोसोम्स का भी लोकेशन है सेल्स के अंदर, राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इस सेल ऑर्गेनेली की जिम्मेदारी है कि ये सेल के लिए एनर्जी को मैन्युफैक्चर करता है। सो मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस सेल में जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब आप समझो कि वो उतना ही एनर्जी को लेकर निश्चित रहता है, निश्चिंत रहता है। So this is the nickname, and this we talk about outer membrane, inner membrane. Then Christie we talk about. और ये एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, इट इज बाय अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है रेस्पिरेशन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। नाउ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. This is the currency of energy which is used in our body also. So it is used in our cell. Adenosine triphosphate इस मॉलिक्यूल का नाम है, एनर्जी करेंसी बोला गया यहाँ पर। और जितनी भी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर, सेल के अंदर चलनी है और जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये एटीपी खर्च होगी। दिस एटीपी विल बी ब्रोकन डाउन and get converted into ADP, then again into AMP. तो यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे डाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल और मोनो। तो यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी एटीपी में है, देन एडीपी एंड मिनिमम एएमपी। तो ये एटीपी खर्च होती है बॉडी में, जिससे कि डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी बॉडी के मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म चलते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की तरफ। और ये जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है प्लांट सेल में। So we are talking about plastid. It is the center for food synthesis in the plant cell. तो एल्गी हो, सर्टन बैक्टीरियाज, वहां पर जिसमें भी ये प्लास्टिड प्रेजेंट होगा सेल में, वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा, एनर्जी फूड मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये कंपैरिजन बता रहे हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, वैसे ही प्लांट के केस में फूड का सिंथेसिस सनलाइट की मदद से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्लास्टिड की वजह से होता है। ये स्पेशल ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड का सिंथेसिस और उसका स्टोरेज। नाउ दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। थोड़ा सा फर्दर और मूव करते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर दिया है क्लोरोप्लास्ट का, विच इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड, जिसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम। अब आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर था मेम्ब्रेन, वैसे ही इनर मेम्ब्रेन। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है देखें। इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की थी उसमें इनवैगिनेशन थे, इनफोल्डिंग्स थे, और ये इनफोल्डिंग्स अंदर की ओर थे। ऐसा कुछ भी क्लोरोप्लास्ट में नहीं है, दोनों लेयर्स ही स्मूथ है। तो आउटर एक लेयर दिया और उसके बाद एक अंदर की और एक और लेयर दी है, तो 2 लेयर्स हैं इसमें। लेकिन उसमें कहीं पे भी इनफोल्डिंग नहीं है प्लास्टिड के में, क्लोरोप्लास्ट में।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें मूव करते हैं आगे ध्यान से, कि यू कैन सी ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कॉइन की तरह, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये स्टैकिंग्स प्रेजेंट होते हैं. दीज स्टैकिंग्स आर कॉल्ड एज these pile of is called as ग्रैनम. और इसमें से एक जो कॉइन इसका है उसको कहते हैं थाइलाकॉइड. यहाँ नाम नहीं दिया है, हम क्लियर कर लेते हैं. सो थाइलाकॉइड, आई राइट इट हियर, थाइलाकॉइड. तो इसका जो एक ये सिक्का जैसा नजर आ रहा है, वन इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड. सो दिस इज 1 2 3 4. तो कंपाइल है, एक पाइल बन जाता है, बंडल. तो उस बंडल को कहते हैं ग्रैनम, और इसकी एक सिंगल यूनिट को थाइलाकॉइड. तो ये स्टैकिंग क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, और ये थाइलाकॉइड ही मेम्ब्रेन है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. हायर क्लासेस में आप इसमें और डिटेल में पढ़ोगे. और हम देख लेते हैं फ्लूइड पोर्शन. इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. यहाँ पे दिया है ये स्ट्रोमा. अब सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक फ्लूइड पोर्शन होगा. दैट फ्लूइड पोर्शन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. ये जो फ्लूइड पोर्शन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में इसको कहते हैं मैट्रिक्स, और क्लोरोप्लास्ट में इसको कहते हैं स्ट्रोमा. ठीक है, तो ये कंपेरेटिव है. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये दो इतने इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 आफ्टर न्यूक्लियस. तो like nucleus, both of them contain double membrane. Mitochondria has enfoldings. Chloroplast doesn't have it. Mitochondria का काम है एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, इसका काम है क्लोरोप्लास्ट का फूड मैन्युफैक्चरिंग. सो प्लांट सेल में सिर्फ ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया जबकि दोनों में अवेलेबल है, दोनों में एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो अब हम समझते हैं कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, और फिर स्ट्रोमा में शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करेगा. तो स्ट्रोमा में शुगर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे वो स्टोर होता है लाइक स्टार्च ग्रैन्यूल्स. तो यहाँ पे कुछ ब्रीफ अप दिया है, तो उसको देख लेते हैं. ब्रीफ अप में क्या दिया, तो ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया. फॉर एग्जांपल, they both have their own DNA. This is very important point. And ribosome. Thus, they can make some of its own protein. So, these characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with these single-celled organisms. इसका मतलब ये बैक हिस्ट्री में इनका रिलेशन है कि ये जो एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहलाती है, वो ये कहता है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जब किसी सेल के द्वारा एवोल्यूशन हिस्ट्री में बोला गया ले लेते हैं, अंदर एम्बाइव कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर्स एज सेल ऑर्गेनली हमारे प्ले कर रहे हैं रोल. अब बात करते हैं अगले पार्ट की. अब आगे बढ़ते हैं. हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्वायर वेरीड कलर. तो हमने पीछे बात की क्लोरोप्लास्ट की, विच गिव्स ग्रीन कलर टू द सेल स्ट्रक्चर वेर एवर इट इज प्रेजेंट. तो यानी क्लोरोप्लास्ट का काम है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड मैन्युफैक्चरिंग में. लेकिन सिर्फ ग्रीन कलर ही तो प्लांट में देखने को नहीं मिलता. फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स हैं, फ्रूट्स के अलग कलर हैं. तो ये जो कलर इम्पार्ट होता है ये किसके द्वारा है, तो ये प्लास्टिड में ही और भी डिफरेंट टाइप्स के हैं क्लोरोप्लास्ट के अलावा, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स कलर इम्पार्टिंग, और ये येलो ऑरेंज रेड कलर इम्पार्ट करता है पिगमेंट, जिसकी वजह से फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैव डिफरेंट कलर्स. नाउ दिस ब्राइटनेस इन द कलर हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन. इंसेक्ट वगैरह पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. देन फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, दे हेल्प इन सीड डिस्पर्सल. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्लास्टिड बिसाइड्स क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा है सेकेंड थर्ड रादर ल्यूकोप्लास्ट. वो प्लास्टिड जिसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं. ल्यूकस मीन्स वाइट,
एंड ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स. एंड these leucoplast is present in potato. You see potato का कलर आपको मालूम है. And colocasia taro cell store starch. तो ये इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट कलर्स एंड सम आर colorless. So leucoplast is colorless while chromoplast plastid is imparting different colors to the flower and fruits in plants. Now moving forward, we are taking the last cell organelle and that is vacuoles. So membrane bound structures which is again present in the cell which is called as vacuole is for storage and support. तो जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें टेम्परली जो भी मटेरियल बन रहा है तो उसको टेम्परली स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स प्रेजेंट है. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टोर करता है फूड, लेकिन वाटर, मिनरल, वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर होता है? सो वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर? तो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है प्लांट के अंदर, किसी भी पौधे को आप नहीं देते हो, अगर उसे नहीं मिला टाइमली तो वो थोड़ा सा सूखा सा हो जाता है, डाउन फील करता है, मतलब लीव्स उसकी ड्रूप डाउन हो जाती हैं. तो एक मेच्योर प्लांट सेल में देर आर यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ सिंगल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. तो वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज सेल सैप और इसका काम है स्टोर करना वाटर को, मिनरल्स को, शुगर को एंड वेस्ट मटेरियल. अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा बड़ा एरिया सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जगह घेर लेता है. तो मैं ऐसे बनाया, मैंने छोटा है तो आप समझ लो बड़ा सा वैक्यूल जगह ले लेगा और न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है प्लांट सेल में. By storing large amount of water, the vacuole help in maintaining the pressure inside the cell. तो इसका मतलब जब प्लांट को इनफ वाटर ना मिले उस वक्त वैक्यूल लूज करता है वाटर, जो सेल को टेम्परली प्रोवाइड करता है और उसको फर्मनेस देता है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो वाटर की शॉर्टेज में इन द इनिशियल फेज. In animal cells, vacuoles are sometimes present. They are not huge in size, they are not large in size as seen in plant cell. Rather, they are helping in temporary storage of materials. They are large in number, they may be, but small in size in case of animal cell. लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होगा और उनकी संख्या कम होगी. तो दिस इज ऑल ब्रीफली अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज. हर एक का आपने देखा कि कोई ना कोई रोल है जिसकी वजह से वो अपना रोल इम्पार्ट कर रहा है प्लांट के सेल में, कह लो. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज के लिए हैं. आगे बढ़ते हैं. हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड? ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारा बॉडी में कभी भी जब कोई चोट वगैरह लगती है, स्मॉल कट, तो वो चोट थोड़े दिनों में हील हो जाती है. तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है जो कुछ दिनों बाद, या हेयर फॉल होते हैं, बट दोज हेयर फॉल आर फॉलोड बाय न्यू हेयर ग्रो. बट ये सब होता कैसे? This is because cells in our body can grow and divide to replace the old, dead and damaged one. तो इसका मतलब है ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ जो होता है वो सेल डिविजन के द्वारा, सेल एनलार्जमेंट के द्वारा प्रोसीड करता है. बट cells can grow only up to a certain size and growth happens because the cell divides to form new daughter cells. तो एक एक्टिविटी दी है इस चीज को समझाने के लिए. ये अनियन का बल्ब लिया
और इसको एक जार में, जिसमें वाटर फिल करता है पानी, उसमें रूट वाला जो पोर्शन होता है उसको डिप किया, और थोड़े दिनों बाद, यानी आफ्टर 5 to 6 days, वी कैन ऑब्जर्व देयर इज एनलार्जमेंट, ग्रोथ। तो जो रूट्स का ग्रोथ हो जाता है, अनियन की रूट्स का ग्रोथ। नाउ ये जो ग्रोथ हुआ है, इसके बाद हमको फॉलो करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो हमें हेल्प करेंगे एक स्लाइड प्रिपरेशन में। जहां पर जो स्लाइड हम प्रिपेयर करेंगे उसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि एक रूट टिप में जो ग्रोथ हो रही है या रूट में, इट इज बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ सेल डिविजन। तो इस प्रोसीजर को करना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो लेना है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस एंड इथेनॉल, यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल, इनको हमको लेना है 1:3 पार्ट में। यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड अगर 1 पार्ट है तो इथेनॉल 3 पार्ट है। इसको मिक्स करना है, और उसमें इस रूट्स की जो टिप है 2 से 3 सेंटीमीटर की लंबी कट करके इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 24 आवर्स वी विल ट्रांसफर दोज रूट टिप्स इन 70% इथेनॉल। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल का जो कंपोजिशन है 1:3 में प्रिपेयर किया है हमने, उसमें हमको 24 आवर्स के लिए रूट टिप्स को छोड़ देना है। एंड आफ्टर 24 आवर्स इथेनॉल विच इज अ प्रिजर्वेटिव, 70% इथेनॉल लेना है। उसमें ये 24 आवर्स के लिए छोड़े गए रूट टिप्स को हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इन प्रिजर्वेटिव इथेनॉल में से हम 1 या 2 प्रिजर्व रूट्स लेंगे जिनकी हमें स्लाइड प्रिपेयर करनी है। तो वॉश करेंगे उसको, वाटर से रिंस कर लेंगे और एक क्लीन स्लाइड पर रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब वो जो रूट्स ली हमने वॉश करने के बाद क्लीन स्लाइड पे ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए ये रूट की पीस है, इसके ऊपर हम 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 ड्रॉप, और उसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो जो टिश्यू है रूट टिप का वो सॉफ्टन हो जाए। एंड देयर आफ्टर 2 से 3 ड्रॉप हम इस स्टेन की बात कर रहे हैं, एसिटोकार्माइन स्टेन को यूज करेंगे। इसका कलर भी ऑलमोस्ट ऐसे, एसिटोकार्माइन का कलर रेड, ब्राउनिश रेड कलर टाइप का है। तो वो इसमें ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप। एंड देयर आफ्टर अगेन वी विल लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। यानी कहने का मतलब पहले तो HCl ऐड किया डाइल्यूट, वो सॉफ्टन करेगा टिश्यू को जब 10 से 15 मिनट छोड़ दिया। फिर 2 से 3 ड्रॉप्स हम एसिटोकार्माइन स्टेन डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब ऐड किया उसके बाद उसको रिंस कर लेना है, एंड देन आफ्टर एसिटोकार्माइन स्टेन ऐड करना है। एसिटोकार्माइन स्टेन ऐड करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, और फिर जेंटली वार्म करेंगे हल्का सा स्पिरिट लैम्प के ऊपर। देयर आफ्टर वी विल कट द टिप। तो जब ये कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद हम ये टिप, जो रूट की जो टिप है ना, ये वाला पॉइंट कट करेंगे, और इतने वाले पोर्शन को हम कवर स्लिप के द्वारा माउंटिंग करेंगे ग्लिसरीन डालकर। ठीक है, स्क्वॉश कर देंगे, ध्यान रखेंगे। ताकि स्क्वॉश कैसे करना है, थंब की मदद से आप कर सकते हो, या बैक ऑफ अ ब्रश हैंडल, उससे भी आप प्रेस कर सकते हो, ताकि ये जो टिश्यू जो सॉफ्टन हो गया वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। जब ये स्प्रेड आउट हो जाएगा, अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारा जो एक्टिविटी किया है एक्चुअली हमने स्लाइड प्रिपरेशन की है, कि हम माइटोसिस की
तो माइटोसिस की स्लाइड को स्टडी करने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, this is because of the cells of the growing tip of root of onion divide continuously and this happens because of the cell division। अब एक कैलकुलेशन क्या कहती है, that every day an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced, which is just 1% of the total number of the cells in our body। तो ये एक एस्टिमेट बता रहा है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनका सिर्फ 1% सेल डेली रिप्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू सेल डिविजन। और एक यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमारे सेल्स यूकैरियोटिक टाइप ही हैं, वो डिवाइड करते हैं इन अ वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी सीक्वेंस्ड मैनर, ऑर्डरली मैनर, जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। और ये हम हाई क्लास में इसका डिटेल स्टडी करेंगे। और यहाँ नीचे हम देख रहे हैं रूट टिप का इनलार्ज्ड माइक्रोस्कोप के अंदर, जब ये स्लाइड ऊपर एक्टिविटी के थ्रू आरा बनाई गई है तो इसमें ये जो सेल्स हैं इनमें सेल डिविजन के स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, चल रहा है। और इसका यहाँ पर एक डायग्रामेटिक दिया है डिटेल्ड, डिफरेंट फेजेस हैं सेल डिविजन के यहाँ पर जो चल रहे हैं। अगेन ये हम स्टडी करेंगे हायर स्टेजेस में, क्लासेस में। अब सेल डिविजन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि अभी जो हमने लिया वो है रूट टिप में। तो रूट टिप में जो डिविजन चलता है वो है माइटोसिस, सिंपल सेल डिविजन। एंड दिस माइटोसिस इज वन ऑफ द टाइप एंड देयर इज अ सेकेंड वे ऑल्सो, जो दूसरा तरीका है वो है मियोसिस। जो सेकेंड फेज है मियोसिस का वो स्पेशल वे है जर्म सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में सेल डिविजन का। तो रूट टिप में कैसा है, माइटोसिस का, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें worn आउट पार्ट्स, डैमेज्ड पार्ट्स, सेल्स, उनका रिप्लेसमेंट होता है और न्यू सेल्स उसकी जगह रिप्लेस होकर क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल डिविजन का मेथड है, तो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिया भी है कि ये जो सेल है दैट इज पेरेंट सेल, और ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो सेम रहेगी। अगर यहाँ पे 10 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 10 क्रोमोसोम्स का ट्रांसमिशन होगा। तो यानी माइटोसिस जो मेथड है वो एवरी ह्यूमन सेल में होगा, एवरी ह्यूमन सेल जिससे कि वो ह्यूमन बॉडी क्रिएट हुई है, यानी सोमैटिक सेल। दिस वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ द सेल इन द बॉडी। यानी कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस जो सेल डिविजन है वो जाइगोट क्रिएट होने के बाद, वो जो जाइगोट क्रिएट हुआ है उसमें सेल डिविजन माइटोसिस के थ्रू ही होता है और इससे पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिविजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉटर सेल्स क्रिएट यहाँ पे हो रहे हैं दे आर कंटेनिंग आइडेंटिकल DNA कंटेंट एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है इंफॉर्मेशन का, एज इट इज इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड है। सो दिस इंश्योर्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी सेल्स। इसका मतलब जो 10 क्रोमोसोम्स में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो डुप्लीकेट होंगी और एक कॉपी 10 क्रोमोसोम्स की इसमें और दूसरी कॉपी इसमें एज इट इज पहुंचेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन में फेरबदल नहीं होगा। तो 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर क्रिएटेड थ्रू माइटोटिक सेल डिविजन। तो हमारा जो इंजुरी होता है और उसमें जो सेल का रिप्लेसमेंट है वो माइटोसिस के है थ्रू ही है। और प्लांट के केस में हमने अनियन का अभी जो स्लाइड प्रिपरेशन का टेक्निक सीखा है उसमें भी माइटोसिस। तो इसका मतलब माइटोसिस जो सेल डिविजन है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक पेड़, एक ट्री, उसकी जो साइज का इनलार्जमेंट होता है वो सेल डिविजन फॉलो होता है वहां पर, वो माइटोसिस। लेकिन उसी ट्री में जब सीड सेटिंग होती है, फ्रूट सेटिंग होती है,
that happens through another way, that is meiosis. तो meiosis कैसे चलता है and how it is different from mitosis. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आपको क्लैरिटी लानी वो ये है कि दिस इज अ काइंड ऑफ meiosis is a kind of a cell division that produces gametes and it occurs only in the cells of reproductive organs. तो कहने का मतलब है कि ये जो gametes हैं they are produced for sexual reproduction and it creates variation and diversity. इसमें बदलाव हो सकता है. माइटोसिस में एज इट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है बट यहां पर चेंज है. अब मियोसिस कहाँ हो रहा है वो देख लेते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ह्यूमन बींग्स के केस में लेते हैं. मियोसिस अकर ओनली इन द सेल्स ऑफ टेस्टिस इन मेल टू प्रोड्यूस स्पर्म व्हिच इज द गैमीट सेल एंड सेकंड is ovaries in case of female. So ovaries is the organ in female body while testes is the organ, reproductive organ in male. Now ovaries produces eggs which are the gametes and in meiosis what will happen? Suppose this is the cell which has to undergo, this is the parent cell. So we will say this is a meiocyte because it will undergo meiotic division. अब इसमें जो भी क्रोमोसोम नंबर संख्या है मान लीजिए 100 है. सो पहला काम कि इस सेल डिविजन के द्वारा ये जो 100 क्रोमोसोम्स हैं दिस विल डिवाइड इनटू 50 and 50 chromosomes. So the chromosome get reduced to half in the first step of the meiotic division. तो meiotic division दो स्टेप में होता है, पहला फेज एंड सेकेंड फेज. तो पहले फेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाएगा और जो सेकेंड फेज होगा वो एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही चलेगा. तो इसका मतलब अगर पेरेंट सेल में 50 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 50-50 ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे भी 50. लेकिन जो इंफॉर्मेशन यहाँ थी आप देख सकते हो रेड एंड ब्लू से दो क्रोमोसोम सेट दिखाए 100 मान लीजिए और यहाँ पे ये हाफ हो जाएंगे. तो कुछ डॉटर सेल में रेड क्रोमोसोम दिखाए गए और कुछ में ब्लू. इसका मतलब जो कंटेंट यहाँ पर पेरेंट सेल में है सेम इंफॉर्मेशन एज इट इज नहीं जाएगी, मॉडिफाइड होगी. तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ हाफ हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक सेल से 4 डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं जबकि माइटोसिस में क्या था वहां पर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं. सो दिस इज इट. इन केस ऑफ प्लांट में एंथर एंड ओवरीज दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो एंथर्स में भी पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में मियोसिस होएगा, ओवरीज में एग के फॉर्मेशन में मियोसिस होगा. तो this we discussed कि parent cell divide twice one after another और total 4 daughter cells बनते हैं meiosis में. पहला डिविजन होता है जहां पर 2 daughter cells बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो यानी पहला डिविजन जब हुआ, ये पहला डिविजन हुआ, 2 daughter cells बने, इस पेरेंट सेल से 2 daughter cells बने. तो जब ये 2 daughter cells बने तो उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है और उसके बाद जो सेकेंड फेज चलता है उसमें माइटोसिस है तो क्रोमोसोम नंबर एज इट इज मेंटेन होता है. बट ओवरऑल क्या कहा जाएगा कि ये पेरेंट सेल से यहाँ डॉर्सल सेल पहुंचने में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर. क्रोमोसोम नंबर हाफ रिडक्शन होना जरूरी है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली every organism on this earth have a fixed chromosome number and that fixed chromosome number is maintained till date. If there is any change in the chromosome number of any organism, even a minor change, there will be a drastic change in the morphology, genetic composition, and we will find there is lot of change which may cause variation. तो उसको कहेंगे म्यूटेशन. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 50-50 क्रोमोसोम्स हैं इनको हम कहेंगे गैमीट्स एंड these gametes unite, male and female gametes unite to form zygote. So यहाँ पर ये important line है कि each gamete has half the number of DNA compared to the parent cell from which it is formed and during fertilization these gametes from 2 individually combine and the original chromosome number is again restored.
This detailed content we will study in chapter 11. So this is it कि माइटोसिस और मियोसिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई चेंज या ड्रास्टिक बदलाव आता है तो इट मे लीड टू अ लॉट ऑफ वेरिएशन. यू यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा, व्हाट हैपेंस इफ मियोसिस एंड माइटोसिस डू नॉट हैपन प्रॉपर्ली? What will happen if there is any error in these processes? So it can lead to various problem in the body of the living organism. And error in mitosis leads to uncontrolled cell division, that is leading to formation of tumor and abnormal number of chromosome number in the body. तो ये error जो होंगे, they will cause genetic disorder, and we do not have any cure till for any genetic disorder. So faulty meiosis may also cause early pregnancy loss or reduced fertility. So these are the demerits because of abnormality in any of the steps of cell division, whether it is mitosis or meiosis. तो meiosis में क्या होएगा? Genetic disorder. And mitosis के केस में cell division uncontrolled way में होगा, वो tumor and abnormal cancer वगैरह का जो disorders होते हैं, that may be caused. तो ये भी